हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र खोखर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, जाट कॉलेज रोहतक। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। ये भी हमारा विश्व जनसंख्या के बारे में ही है और इसमें हम बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर पूरा धरातल जो है, धरातल के ऊपर जनसंख्या कहीं पर भी एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं पर बहुत ज्यादा पाई जाती है तो कहीं पर बहुत कम पाई जाती है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल पर एक जैसा कहीं पर भी वितरण नहीं है। इसके 90% जो एरिया है उसके ऊपर केवल 10% पॉपुलेशन पाई जाती है और जो 10% एरिया है उसके ऊपर 90% पॉपुलेशन पाई जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारा जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का वो इन क्षेत्रों में ही है। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। लगभग 80% जनसंख्या अकेले इन्हीं अक्षांशों में पाई जाती है। अब देखिए, जहां पर यहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है तो यहाँ पर स्थिति कैसी होगी और हमें कैसा पता लगेगा कि इस एरिया के अंदर भी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये बिल्कुल खाली स्थान है, इन पे कहाँ कहाँ पॉपुलेशन है। तो ये एक समस्या है और इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए जनसंख्या घनत्व जो है वो एक बहुत बढ़िया माप है और आज हम उसी पे बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व पे ही हम पूरा का पूरा डिटेल देंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ये कैसे निकाला जाता है, ये कितने प्रकार का होता है और विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व कैसे कैसे पाया जाता है। तो आइए जनसंख्या घनत्व के परिचय की बात करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखें। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वास्तव में ये मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या है। ये देखिए, इसमें दो चीजें हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल और ये उसी क्षेत्र की जनसंख्या। दो चीजें यहाँ ली गई हैं। मान लिया आपके पास कोई क्षेत्रफल है ये, और इस क्षेत्रफल के ये मैं यहाँ बहुत सारे भाग कर देता हूँ और ये 1-1 किलोमीटर का हो गया है। ये क्षेत्रफल 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। ये सब इसके मैंने पार्ट्स कर दिए हैं। यदि आप ये देख लेते हैं कि इस 1 किलोमीटर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये कितने व्यक्ति रहते हैं, इसमें भी आप ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये इन क्षेत्रों का, मान लिया ये आपका ए है और ये बी है, तो ये इन ए क्षेत्र का मान लिया इसमें 500 व्यक्ति रहते हैं और इसके अंदर 5000 व्यक्ति रहते हैं। तो ए क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व होगा, ए का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बी क्षेत्र का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये देखिए, इन दोनों एरियाज का जो आपके सामने है, एरिया ए और एरिया बी, इन दोनों का मैंने जनसंख्या घनत्व निकाल दिया है। तो ये क्या हो गया, ये 1 इकाई क्षेत्र, यानी 1 इकाई क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग मील। अर्थात मेरे कहने का अर्थ क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां का जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करेंगे, या 1 वर्ग के मील के अंदर क्षेत्रफल में रहने वाले जो लोग हैं वो भी वहां के जनसंख्या घनत्व का प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप किसी क्षेत्र की जनसंख्या के साथ उस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देते हैं, उसको साथ लेके आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता है और 2 ही चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, उस क्षेत्र की, मान लिया आपके सामने ये एक क्षेत्र है ए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, इस क्षेत्र की जनसंख्या, इस ए क्षेत्र की जनसंख्या लेनी है। और फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है, ये 1 नंबर पे लेना है, दूसरे नंबर पे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल।
अगर इसका आप क्षेत्रफल ले लेते हैं तो आप आसानी से जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये दो चीजें लेनी है। दिया गया जो क्षेत्र है उसकी कुल जनसंख्या, यानी वहां पर कितने लोग रहते हैं, वहां पर कितने व्यक्ति रहते हैं, और उसके बाद वहां का क्षेत्रफल कितना है। बस ये दो चीजें अगर आप ले लेते हैं तो वहां के जनसंख्या घनत्व को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जनसंख्या घनत्व की कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच का अनुपात होता है। तो मैंने इसकी कुछ परिभाषाएं तैयार की हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, सबसे पहली जो मैंने परिभाषा इसकी दी है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को वहां का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखिएगा, सामान्य घनत्व से यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ये देखिए, वास्तव में जनसंख्या घनत्व का संबंध अनुपात से होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा वहां के कुल क्षेत्रफल के मध्य अनुपात कैसा और कितना है। वास्तव में क्या है, जनसंख्या घनत्व एक बैरोमीटर की भांति होता है। बैरोमीटर की भांति जैसे भूमि व मनुष्य के मध्य निरंतर बदलते हुए संबंधों को बताता है। यह एक ऐसा बैरोमीटर है जो भूमि व मनुष्य के मध्य निरंतर बदलते हुए संबंधों को बताता है, और यह प्रदर्शित करता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष में एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। जिन देशों में क्षेत्रफल कम तथा जनसंख्या अधिक होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत जिन देशों में क्षेत्रफल अधिक तथा जनसंख्या कम होती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अब लास्ट में देखिएगा, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं। ये देखिए, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग देने से जो भागफल आता है वही जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। अर्थात हम किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या ले सकते हैं और उसी क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल ले लेते हैं और उस जनसंख्या को अगर क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर देते हैं तो जो भी हमारा भागफल आता है, जो उनको भाग करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आता है वही उस क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व होगा। इस जनसंख्या घनत्व को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व का प्रदर्शन कैसे होता है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये मैंने बताया दोस्तों जनसंख्या का घनत्व का परिचय था। अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक प्रकार का नहीं होता। सामान्यतः जो अभी तक मैंने फॉर्मूला बताया है कि किसी स्थान की आप जनसंख्या लीजिए और उसी स्थान का आप क्षेत्रफल लीजिए, उसको भाग कर दीजिए और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका जनसंख्या का घनत्व होगा। ये एक तरीका है, साधारण जो जनसंख्या का घनत्व हम निकालते हैं उसका ये एक तरीका अवश्य है, लेकिन अलग अलग प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं। जनसंख्या तो लगभग एक प्रकार की होती है, लेकिन कई बार हम जनसंख्या भी अलग अलग लेते हैं। जैसे कहीं कृषि पर आधारित जनसंख्या ले लेते हैं, कभी और दूसरी तरह की हम जनसंख्या ले लेते हैं, लेकिन सामान्यतः लगभग कुल जनसंख्या ली जाती है। लेकिन जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्षेत्रफल बदलते रहते हैं और यही कारण है कि जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। इनको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 5 प्रकार के जनसंख्या घनत्व का वर्णन किया है। तो देखिए कौन सा जनसंख्या घनत्व किस किस प्रकार से है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसको देखिए, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, इसको 5 भागों में मैंने डिवाइड किया है। नंबर 1 अंकगणितीय घनत्व यानी अर्थमेटिकल डेंसिटी हो जाएगा ये दूसरा भौतिक या कायिक घनत्व हो जाएगा, ये फिजिकल डेंसिटी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कृषि घनत्व हो जाएगा, एग्रीकल्चरल डेंसिटी इसको बोलते हैं। चौथे नंबर पे आर्थिक घनत्व है, इकोनॉमिक डेंसिटी, और आखिरी और 5वें नंबर पे पौष्टिक घनत्व है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी इसको हम बोलते हैं। तो ये घनत्व अलग अलग प्रकार से हमें ये बताते हैं
कि किस स्थान की जनसंख्या और उस स्थान का जो क्षेत्रफल है उनके बीच के में कैसा अनुपात पाया जाता है, कैसा अनुपातिक संबंध पाया जाता है। तो आगे हम इनका अलग अलग से मैं आपको एक बार वर्णन करके दिखाऊंगा कि कौन सा घनत्व कैसे निकाला जाता है और किस घनत्व में अंश और हर जो हमारे हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अंक गणितीय घनत्व की बात करते हैं। अर्थमेटिकल डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया, ये अंक गणितीय घनत्व सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सामान्यतः अगर किन्हीं क्षेत्रों की तुलना करनी होती है, किन्हीं देशों की तुलना करनी होती है, छोटे बड़े कोई भी क्षेत्र होते हैं पूरे विश्व के अंदर, अगर हम अलग अलग महाद्वीपों की तुलना करते हैं तो अंक गणितीय घनत्व का वहां पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये ज्यादा प्रचलित है अंक गणितीय घनत्व। ये वास्तव में होता क्या है, यह वास्तविक जनसंख्या घनत्व होता है। यह किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी मैंने जो सबसे पहले बताया वो अंक गणितीय घनत्व ही होता है। इसके अंदर केवल दो चीजें ली गई हैं। देखिए, ये एक किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां के कुल क्षेत्रफल दोनों ही चीजों का ये प्रदर्शन कर रहा है। यहां देखिएगा, ये कुल जनसंख्या की बात कर रहा है और वहीं के कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये दोनों ही चीजों को दर्शा रहा है। अगर आप इन दोनों का अनुपात किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं तो वो वहां का क्या हो जाएगा, अंक गणितीय घनत्व हो जाएगा। इस घनत्व को हम व्यक्ति और भूमि अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीधे सीधे जनसंख्या जो व्यक्तियों से ही बनती है, व्यक्तियों को की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं, और भूमि जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं हम। यानी इसके अंदर जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसलिए इस जनसंख्या घनत्व को व्यक्ति एवं भूमि का अनुपात भी कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों के इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे होंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ये देखिए आपके सामने है। अंक गणितीय घनत्व बहुत ही सिंपल है। अंक गणितीय घनत्व निकालना, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। किसी भी स्थान का कितनी भी जनसंख्या है और वहां का कितना भी क्षेत्रफल है तो वहां का क्या आ जाएगा, आपके सामने अंक गणितीय घनत्व आ जाएगा। मान लिया, ये बहुत ही सिंपल, देखिएगा, मान लिया किसी स्थान का मैंने बताया कि 5000 पॉपुलेशन है और वहां का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो 100 है। तो बस सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करने के बाद जो आपके सामने आएगा, जैसे यहाँ पर 50 आ रहा है तो इसके सामने आपको यूनिट लगा देनी है, इसका माप लगा देना है, इसका प्रदर्शन करने का तरीका लगा देना है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बस अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो ये आपका क्या निकलेगा, अंक गणितीय घनत्व निकल आएगा। अब ये देखिए, एक दो चीजें मैंने अंक गणितीय घनत्व के बारे में और लिखी हैं। ये सबसे सरल विधि है और इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस घनत्व के आंकड़े प्रशासनिक इकाइयों पर आधारित होते हैं, यानी जो इकाइयां पहले से बनाई गई होती हैं, चाहे वो किसी जिले की इकाई है, चाहे वो किसी प्रदेश की इकाई है, चाहे वो किसी देश की इकाई सुनिश्चित की हुई है, ये घनत्व उन पर आधारित होता है। ये इसकी एक विशेषता भी है और ये इसका एक अवगुण भी है। कई बार ये जो सीमा रेखाएं होती हैं ये इस घनत्व को गलत कर देती हैं, इस घनत्व को प्रभावित करती हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें हैं, इसका गुण भी है और इसका दोष भी है। इसका प्रमुख दोष क्या है, इससे जनसंख्या के निवास तथा जीवन स्तर का सही अनुमान नहीं लग पाता है। ये मात्र केवल ये दिखाता है कि किसी एक इकाई क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसके अतिरिक्त ये हमें कोई भी सूचना देने में असमर्थ होता है। ना ये जीवन स्तर के बारे में बता सकता है, ना वहां पर रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक स्तर के बारे में बता सकता है। ऐसा इस घनत्व से कुछ भी हमें पता नहीं लगता है। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको अंकगणितीय घनत्व के बारे में बात की है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं और ये नंबर 2 है हमारा भौतिक घनत्व यानी फिजिकल डेंसिटी। अब देखिएगा, फिजिकल डेंसिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी परिभाषा देखिए, सबसे पहले किसी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि भूमि के अनुपात को भौतिक अथवा कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा वहीं की कुल कृषि योग्य भूमि को ही शामिल किया जाता है। यहाँ आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
दो चीजें कौन सी हैं, ध्यान से सुनना इनको। जब हम भौतिक घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ आप दो चीजें रखेंगे। सबसे पहली चीज कुल जनसंख्या की बात करेंगे, ये हर बार हम यूज करते हैं। पिछले जो अंकगणितीय घनत्व था उसके अंदर भी आपने इसका प्रयोग किया था। कुल जनसंख्या की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुल क्षेत्रफल की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल हम कुल कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। कृषि क्षेत्र का अर्थ यहाँ पे क्या है, जितने क्षेत्र पे कृषि की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, उसको हम कृषि क्षेत्र कहेंगे। इसके अंदर कुल क्षेत्र में तो सभी तरह का क्षेत्रफल आता है, लेकिन इसके अंदर केवल कृषि योग्य जो भूमि होती है जिसपे कृषि की जाती है उसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अंदर जो कृषि के अयोग्य भूमि होती है, जैसे वन है, चरागाह हैं, दलदल हैं, या और पठारी भाग हैं, पठार हैं, पर्वत है, वो इसके अंदर, वो भूमि इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है। उन भूमियों को इसमें से निकाल दिया जाता है और उसमें से जो निकालने के बाद केवल जिस क्षेत्र पे कृषि की जाती है, जब वो क्षेत्र हमारे पास आ जाता है तो उससे कुल जनसंख्या को हम कुल कृषि क्षेत्र से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और उसके बाद जो भागफल हमारे सामने आता है वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक घनत्व कहलाता है। अब इस घनत्व को हम निकालते क्यों हैं, इस घनत्व के कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, इस घनत्व से कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के भार का पता चलता है। अर्थात इससे हमें ये पता लगता है कि कोई कृषि क्षेत्र है, उसके प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यानी उस 1 किलोमीटर कृषि क्षेत्र पर कितने व्यक्ति रहते हैं, इस चीज का हमें पता चलता है। अगर इसका मान ज्यादा होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है इसके ऊपर जो जनसंख्या है उसका भारी दबाव है। और अगर इसका मान कम आता है, इसका मान जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कम आता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ का जो कृषि भूमि है उसके ऊपर जनसंख्या का कोई दबाव नहीं है। अर्थात यह घनत्व कृषि पर निर्भर जनसंख्या को प्रतिबिंबित करता है, उनका प्रदर्शन करता है, उसके बारे में बताता है कि यहाँ पर जनसंख्या और कृषि भूमि के बीच में कैसा संबंध है। यह इसका दोष क्या है, इसका दोष ये जो घनत्व है, भौतिक घनत्व है, ये कृषि प्रधान देशों के लिए, जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा की जाती है, जहां की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है, वहां के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। लेकिन इसके विपरीत जो ऐसे देश हैं जहां औद्योगिक विकास है, जो कृषि पर आधारित नहीं है, जो पूरी की पूरी जनसंख्या कृषि पर आधारित नहीं है, वहां के लिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, कृषि घनत्व, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ये एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होती है, कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या तथा कृषि भूमि के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। यह कृषि कार्यों में संलग्न कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि भूमि का अनुपात होता है। इसमें थोड़ा सा और बदल गया है, इसमें थोड़ा सा चेंज और हो गया है कि इसके अंदर क्या कर दिया है, दो चीजें इसके अंदर आई हैं, कृषि में लगी हुई कुल जनसंख्या और कुल कृषि भूमि। यानी इन दो चीजों को लेके आप अगर इनका डिवाइड कर देंगे तो आपका कृषि घनत्व निकल जाएगा। अब देखिए, कृषि कार्यों में लगी कुल जनसंख्या और कृषि भूमि के कुल कृषि भूमि, इन दोनों को अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ निकल के आएगा वो आपका कृषि घनत्व कहलाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि इस घनत्व को निकालते हुए पहले तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं, कृषि घनत्व की बात कर रहे हैं तो कृषि कार्यों में लगी हुई कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि भूमि, अगर ये दो चीज ले लेंगे तो आपके ये कृषि घनत्व निकल के आ जाएगा। ये आसान तरीका है इसका, बस आपको याद रखना है कि ऊपर भी जो कुल जनसंख्या लेते हैं वो कृषि में लगी हुई जनसंख्या लेनी है, और जो कुल क्षेत्रफल लेते हैं वो वहां पर भी आपको कुल कृषि भूमि लेनी है। इसमें अब बात ये आ जाती है यहाँ पे कि इसके अंदर जो कृषि कार्यों में लगी हुई कुल जनसंख्या में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पर कृषक आते हैं, कृषि श्रमिक आते हैं और कृषक और श्रमिक के परिवार के सदस्य आते हैं। जब हम इस कुल जनसंख्या की बात करेंगे, कृषि कार्यों में लगी हुई कुल जनसंख्या की बात करते हैं, तो वहां पर कृषक
कृषक, श्रमिक तथा उन दोनों के परिवार के जो सदस्य हैं उनकी गिनती करते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं। और कुल कृषि भूमि, जिस भूमि के ऊपर कृषि की जाती है उसकी हम गणना करते हैं। तो इस प्रकार से ये कृषि घनत्व आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक दो चीजें यहाँ पर है। जिस देश में कृषि घनत्व अधिक मिलता है वहां पर कृषि पर दबाव अधिक पाया जाता है। और ये देखिए, अगर ये कार्य करने के पश्चात, अगर आप ये काम करने के पश्चात यहाँ पर मूल्य बहुत ज्यादा आ जाता है, मान लिया यहाँ पर मूल्य 500 या 700 आ जाता है तो, या 5000 आ जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अधिकांश मात्रा में वो कृषि कार्यों पर ही आधारित हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि जो घनत्व है वो ज्यादा है। ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रदेश जहां पर कृषि घनत्व अधिक होता है, जैसे जैसे ये कृषि घनत्व अधिक होता जाता है वहां पर जोतों का आकार यानी खेत का आकार छोटा होता जाता है। जो खेत हैं जिन पर हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसका आकार निरंतर छोटा होता जाता है। जैसे जैसे ये मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है और ये जो क्षेत्र हैं ये सुनिश्चित होते हैं, इनमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये जो मूल्य है ये लगातार बढ़ता जाता है। तो इस कृषि घनत्व से हमें कृषि के ऊपर आधारित या आधारित जो व्यक्ति हैं, जो जनसंख्या है, उसका हमें अच्छे से पता लगता है। आइए चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ पर आर्थिक घनत्व ये भी किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम आर्थिक घनत्व कहीं पर कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। मुख्यतः उस देश की आर्थिक व्यवस्था का हमें पता लगता है, वहाँ पर संसाधन कैसे हैं उनका पता लगता है। तो इस घनत्व को कैसे निकालते हैं? यह घनत्व किसी देश के समस्त संसाधनों के मूल्य तथा उस देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अर्थात जिस देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का सबसे पहले मूल्य ज्ञात किया जाता है, और मूल्य ज्ञात करने के पश्चात उस मूल्य से उस देश की या उस स्थान की कुल जनसंख्या को उससे विभाजित कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, और जो भी मान निकल के आता है वो उस स्थान, उस देश या उस प्रदेश का आर्थिक घनत्व कहलाता है। मैं एक बार यहाँ फिर बताना चाहूंगा आपको कि उस देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधन, उन संसाधनों का सबसे पहले हम मूल्य ज्ञात करते हैं, और वो मूल्य ज्ञात करने के पश्चात उस मूल्य से उस क्षेत्र, देश, प्रदेश की कुल जनसंख्या को हम विभाजित कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जो भागफल हमारे सामने आता है वो उस क्षेत्र का आर्थिक घनत्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम किसी देश की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र आर्थिक रूप से या संसाधनों के रूप से समृद्ध है, यानी उसके अंदर काफी समृद्धि पाई जाती है। और इससे एक बात का हमें और पता लगता है कि उस क्षेत्र में संसाधनों पर जनसंख्या का कितना दबाव है, अधिक दबाव है या कम दबाव है। अर्थात संसाधनों के कंजर्वेशन की बात यहाँ इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगर दबाव अधिक होगा तो हम वहाँ संसाधनों के प्रयोग की मात्रा कम कर सकते हैं, संसाधनों का प्रयोग कम कर सकते हैं, और अगर इसका मूल्य कम होगा तो वहाँ हम संसाधन अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आइए हमारा अगला पॉइंट है पौष्टिक घनत्व, न्यूट्रिशनल डेंसिटी। ये देखिए, ये जनसंख्या और खाद्यान्न भूमि का अनुपात होता है। इसके अंदर एक चीज और अलग आ गई है, जनसंख्या और खाद्यान्न भूमि, यानी खाद्यान्न भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जिसके ऊपर खाने योग्य फसलें, खाने के लिए जो फसलें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनको बोया जाता है। ऐसे इसके अंदर ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं हम जहां पर खाद्यान्नों को उगाया जाता है। ऐसी भूमि जिस पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती हैं, केवल उन्हीं क्षेत्रों को इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, उनकी गणना हम करते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? पौष्टिक घनत्व को कुल जनसंख्या यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या, तो इस कुल जनसंख्या को हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और जो भागफल हमारे पास आता है
वो क्या हो जाता है, पौष्टिक घनत्व हो जाता है। इस घनत्व की गणना हम क्यों करते हैं, ये इसलिए इसकी गणना की जाती है कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, उसमें पौष्टिकता है भी, वहां उगाने वाली फसलों में पौष्टिकता है भी या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हम इस घनत्व को निकालते हैं। और इससे एक चीज का और भी हमें पता लगता है कि किसी क्षेत्र के जो खाद्यान्न हैं उन पर जनसंख्या का कितना प्रभाव है, क्या वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग खाद्यान्नों पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, या दूसरे राज्यों दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इस चीज का भी हमें इससे पता लगता है। दोस्तों देखिए, ये मैंने यहाँ आपके 5 प्रकार के घनत्व और उनके जो फॉर्मूला हैं, जो सूत्र हैं वो लिखे हैं। अंकगणितीय घनत्व का ये फॉर्मूला है, भौतिक का ये है, कृषि ये, आर्थिक और पौष्टिक इनके फॉर्मूले हैं। इसके अंदर आप ध्यान दें तो देखिएगा, पहला अंकगणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या, भौतिक घनत्व में कुल जनसंख्या, आर्थिक घनत्व में कुल जनसंख्या, पौष्टिक घनत्व में कुल जनसंख्या, यानी कि जो आपका अंश है वो प्रत्येक में लगभग, अगर तीसरा कृषि घनत्व को हम छोड़ दें तो सभी में कुल जनसंख्या हमें लेनी होगी। और दूसरे नंबर पे अगर क्षेत्रफल की बात करें, अंकगणितीय घनत्व के अंदर कुल क्षेत्रफल, भौतिक घनत्व के अंदर कुल कृषि क्षेत्रफल, कृषि घनत्व के अंदर भी कुल कृषि क्षेत्रफल, आर्थिक घनत्व में कुल संसाधनों का मूल्य, और पौष्टिक घनत्व में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल। अर्थात इनका याद करने का तरीका आप देखिएगा कि पहले जो 2 हैं उनके अंदर आप कुल जनसंख्या ले लें, और तीसरे में कुल कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या, और फिर कुल जनसंख्या, और उसके बाद आप अलग अलग जैसा घनत्व है हर के रूप में वैसा ही क्षेत्रफल लेते रहें, तो आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा जनसंख्या घनत्व की बात हम कर रहे थे, और जनसंख्या घनत्व के प्रकार की हमने बात की, टाइप्स की बात की। अब ये देखते हैं क्या ये जनसंख्या घनत्व पूरे विश्व में एक जैसा पाया जाता है, या जनसंख्या के वितरण की तरह घनत्व के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वितरण की भांति ही जनसंख्या के घनत्व में भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पे घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो अनेक स्थान ऐसे भी हैं जहां पर घनत्व बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है, अर्थात न्यून मात्रा में। देखिए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वर्तमान में इसका जो जनसंख्या घनत्व है दैट इज 59.9 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम जुलाई 2018 की बात करें तो 58.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर 2020 की हम बात करें तो 65.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2050 की बात करें तो 75.1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जो संसार है, पूरी पृथ्वी है, उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो इसमें आप वृद्धि देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व के अंदर। लेकिन अगर ये देखें पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से बढ़ रहा है, या इसके अंदर इतना अंतर आता जा रहा है, तो इसी को हम देखिए महाद्वीपीय स्तर पर देखते हैं, एशिया की बात करते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो इस समय एशिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर यूरोप की बात करें तो 73 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ओशिनिया की बात करें तो 5.1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इनके अंदर आप इन सभी महाद्वीपों के अंदर देख सकते हैं कहाँ 150 व्यक्ति है और कहाँ 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर इनके अंदर ही इतना अंतराल है तो इनके अंदर पाए जाने वाले देशों और प्रदेशों की क्या हालत होगी, वहां पर जनसंख्या के घनत्व का वितरण कैसा होगा। अब इसके साथ साथ देखिएगा, अगर हम कुछ देशों की बात करें तो कितना ज्यादा अंतराल आपको दिखाई देगा। तो देखिए, मैं कुछ आपको देश बताता हूं। यूरोपियन सिटी मोनाको देश है, जहां का जनसंख्या घनत्व 26,337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार मकाऊ देश है, जहां 21,717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर सिंगापुर की बात करें 8,358 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
इसी प्रकार बांग्लादेश की बात करें तो 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अगर भारत की बात करें तो 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ताइवान, कोरिया, रवांडा और नीदरलैंड, अगर इनकी भी बात करें, इन सभी का जनसंख्या घनत्व भी 500 से ज्यादा है। तो ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र मैंने अभी बताए हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर इसके वितरण की बात करते हैं, घनत्व के वितरण की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ग्रीनलैंड जहां पर 0.14 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मंगोलिया की बात करें तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 3.32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कनाडा की बात करें तो 4.15 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर इसी प्रकार कजाकिस्तान की हम बात करें तो केवल 6.96 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देखिए वितरण की बात हम यहाँ कर रहे थे, तो देखिए मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक तरफ मोनाको को देखिए, ये 26,337, मकाऊ को देखिए 21,717, सिंगापुर को देखिए 8,358, बांग्लादेश को देखिए 1265, इसी प्रकार इंडिया को देखिए लगभग 500, और दूसरी तरफ देखिएगा ग्रीनलैंड की स्थिति, मंगोलिया की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और कनाडा की स्थिति, जहां 4-5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इन दोनों तरह के जो देश हैं, एक श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है, इन दोनों श्रेणी के बीच कितने देश आते हैं और उनके अंदर जो जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो कैसा होगा, तो अभी अगले आने वाले उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रत्येक देश में किस किस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व कैसा है। लेकिन प्रत्येक देश का जनसंख्या का घनत्व का वर्णन करना और उसको कंठस्थ करना, याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने विश्व के जनसंख्या घनत्व के कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिसके अंदर सभी देशों को, जो प्रमुख देश हैं, उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ आपके सामने है कैटेगरी, देखिएगा। सबसे पहले हम उन देशों का वर्णन करेंगे जहां उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र कौन से हैं, कैसे हैं, इसके अंदर कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ये मैं इसमें बताऊंगा। दूसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, और चौथे नंबर पे अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। अर्थात पूरी जो हमारा विश्व है, पूरा संसार है, उसके सभी देशों को हमने इन 4 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, इन 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक श्रेणी में कौन से देश आते हैं और कितने कितने व्यक्ति कितने कितने स्थानों पर रहते हैं। ये देखिए, ये पूरे विश्व का मानचित्र है और इसमें अलग अलग जो आभाएं भरी हुई हैं, अलग अलग जो शेड्स हैं, वो अलग अलग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ से देखिए, जैसे जैसे शेड गहरी होती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है। यहाँ हमने 0 से शुरू किया हुआ है और 800 तक गए हुए हैं। तो ये देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा गहरी शेड्स वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। ये देखिएगा, ये बांग्लादेश को देखिएगा। और जो कम गहरी, जहाँ कम गहरी शेड्स हैं या बिल्कुल खाली जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, और गहरी शेड वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो आगे हमने श्रेणीवार इनका वर्णन किया है। तो मैं आपको जो हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, 4 श्रेणियाँ, 4 वर्ग बनाए हैं, उनको नंबरवार में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पहला वर्ग है, जो प्रथम वर्ग हमारा है, उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? हमने इसमें शामिल किया है उन क्षेत्रों को जहां 100 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। उन सभी देशों को, उन सभी स्थानों को इस वर्ग के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि यहाँ बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं, जैसे ये जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, अगर बांग्लादेश है, अगर वो क्षेत्र भी इसके अंदर आते हैं, 400 से 800 व्यक्ति इनका जनसंख्या घनत्व है। और इसके अंदर ऐसे भी स्थान आएंगे जहाँ मात्र केवल 100 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी ऐसे देश भी इसी श्रेणी में हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और ऐसे देश भी इसके अंदर हैं
जिनका कई हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी है, लेकिन हर एक देश को कंठस्थ करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको कैटेगरी वाइज किया है, इनको कैटेगरी में प्रतिबद्ध किया गया है। तो देखिए इस श्रेणी में कौन से देश आते हैं। इथोपिया, फ्रांस, टर्की, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और बांग्लादेश, ये ऐसे देश हैं जो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। इससे आगे मैं मानचित्र में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अलग अलग कलर में इनको दिखाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कौन से अगर मोटे तौर पर आप देखना चाहें तो देखिए एशिया के ये क्षेत्र हैं। मानसून एशिया जो है, चाहे वो पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, यानी मानसून का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये देश, काफ़ी देश इसमें पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं यहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व क्यों है, ये मैंने इसके कारण साथ दिए हुए हैं। यहाँ पर गहन जीवन निर्वाह कृषि है, उपजाऊ समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, मानसूनी जलवायु है और यहाँ पर कृषि भी अच्छी अवस्था में है। चावल की भी फसलें 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी यूरोप है, ये इसके देश हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। और यहाँ जो एक जनसंख्या पेटी बन जाती है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये पेटी इंग्लिश चैनल से आरंभ होकर निप्पर नदी तक फैली हुई है। और इस पेटी को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यूरोप की जनसंख्या धुरी कहा जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का यानी कृषि का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा महत्व है उद्योगों का और व्यापार का। इसके अतिरिक्त कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इथोपिया और नाइजीरिया, इनमें भी अधिक जनसंख्या में घनत्व पाया जाता है। तो इसको हम एक बार मैप के द्वारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इसके अंदर केवल 100 से 200 मैंने अलग अलग करके यहाँ आपको दिखाया हुआ है। यहाँ केवल 100 से 200 व्यक्ति जहाँ पर रहते हैं, यानी इन देशों का घनत्व जो आपको रेड कलर में देश दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो शेड्स हैं आप उन पे ध्यान ना दीजिए। केवल जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रेड कलर है वो ही देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इथोपिया, टर्की, फ्रांस, चाइना और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके अंदर जहाँ जहाँ रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पहले मैं बता चुका हूँ, ये नॉर्थ कोरिया है, जापान है, नाइजीरिया है। यहाँ पर 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। अर्थात ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं जहाँ अत्यंत उच्च घनत्व पाया जाता है। इससे भी अधिक जन घनत्व वाले आप देशों को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर भारत की स्थिति देखिए, साउथ कोरिया की स्थिति देखिए, और छोटे छोटे भारत के अतिरिक्त जो छोटे देश हैं वहां पर भी 400 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और अंत में मैं आपको दिखाता हूं, केवल 600 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाने वाले बड़े देशों में केवल बांग्लादेश आता है। बाकी और छोटे छोटे देश हैं या बहुत से द्वीप हैं जहां पर इससे ज़्यादा, जैसे मैंने मकाऊ की बात की थी कि वहाँ इससे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो बाकी देशों में किसी में इतना जनसंख्या घनत्व नहीं है। ये बांग्लादेश के अंदर केवल इस बड़े देशों की श्रेणी में बांग्लादेश ही आता है। तो ये इससे आप जो आपको मैंने मैप दिखाए हैं, इनसे स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व 100 से लेके और 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के देशों के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम अगली श्रेणी की बात करते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। देखिए, मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 50 से 100 के बीच व्यक्ति रहते हैं। यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 50 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक रहते हैं। इससे पहले वाले में 100 से अधिक थे, यहाँ पर केवल 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो कौन से देश हैं ये स्क्रीन पर आपके सामने है। मैक्सिको है, इक्वाडोर है, सेनेगल है, आइवरी कोस्ट है, मोरक्को है, इजिप्ट है, कीनिया है, तंजानिया, यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान और म्यांमार। ये जो मैंने आपके सामने देश बताए हैं, इनके अंदर जो जनसंख्या घनत्व है
वो 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो अत्यधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे उनके ये सीमांत क्षेत्र हैं, यानी जहां उनकी सीमाएं समाप्त होती हैं वहां पर ये क्षेत्र शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे भारत था, भारत हमने पहली श्रेणी में रखा था, पहली कैटेगरी में रखा था, लेकिन अगर हम और छोटे टुकड़े करें और गहराई से बात करें तो दक्षिणी भारत इसमें आता है। इसी प्रकार पश्चिमी चीन की बात करें वो इससे उसमें आएगा। इसी प्रकार यूरोप के कुछ क्षेत्र हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग हैं, ऐसे ही अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र हैं, और ये इन ही सभी देशों के अंदर या इन सभी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण क्या है? ये देखिए, यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या के भंडार पाए जाते हैं और उन अत्यधिक संसाधनों के भंडार पाए जाते हैं, और इन अधिक संसाधनों के भंडारों के कारण यहाँ पर जो औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है और विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो बड़ी उन्नत अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का विकास भी ज्यादा हुआ है, जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा हुई है। अब जनसंख्या की वृद्धि तो निरंतर हो रही है, लेकिन यहाँ का इन क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वो सुनिश्चित है, उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर निरंतर जनसंख्या का घनत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आइए अब हम तीसरी कैटेगरी पे बात करते हैं। ये इसको मानचित्र के द्वारा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा, जितने देश हमने अभी वहां पर देखे थे वो सभी देशों की स्थिति आप लाल रंग के द्वारा जो रेड कलर में दिखाए गए हैं, ये हमारे विश्व के मानचित्र पर जितने भी आपको रेड क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो 50 से 100 व्यक्ति, ये देखिए स्केल के अंदर आप देख सकते हैं 50 से 100 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, अर्थात इन देशों का जनसंख्या घनत्व 50 से 100 व्यक्ति है। तो आइए ये हम अगली कैटेगरी देखते हैं, और ये है हमारा जो वर्ग है, ये कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, अर्थात ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां 10 व्यक्ति से लेके 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों का या इन देशों का जो जनसंख्या घनत्व है वो 10 व्यक्ति से अधिक और 50 व्यक्ति से कम है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, इसलिए इस वर्ग को हमने कम जनसंख्या घनत्व वर्ग का नाम दिया है। तो इसके अंदर देखिएगा कौन से क्षेत्र हैं, अलास्का है, यूएसए, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अल्जीरिया, माली, निगर, कांगो, साउथ अफ्रीका है, चाड है, सूडान, सोमालिया, इराक, ईरान, यूएई, ओमान और न्यूजीलैंड। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व काफी कम पाया जाता है, इसके अंदर ज्यादा जनसंख्या नहीं रहती है। जनसंख्या कम रहने के भी यहाँ कुछ कारण हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पर जलवायु ज्यादा उपयुक्त नहीं है, ज्यादा शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर रहने के लिए कम क्षेत्र हैं, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र ज्यादा हैं, और इन क्षेत्रों में स्थायी वनों के क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, यहाँ पर जनसंख्या का निवास कम है, और यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। इसको आइए देखते हैं एक मानचित्र के द्वारा। ये देखिए, इस मानचित्र में देखिएगा आप, जहां जहां पर भी रेड आप निशान देख रहे हैं या रेड कलर को आप देख रहे हैं, वहां वहां पर जनसंख्या 10 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है वो 10 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप इस मैप का अध्ययन अगर तरीके से कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन से देश में जनसंख्या का घनत्व कितना पाया जाता है और कौन सा देश किस श्रेणी में आता है। तो ये इस वर्ग का दूसरा मानचित्र है। इसमें देखिए 25 से 50 व्यक्ति वाले क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसके अंदर जैसे यूएसए है, अलास्का है, वेनेजुएला है, ब्राजील है,
तो ये बहुत सारे, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, ये ऐसे देश हैं जिनके अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है वो 25 व्यक्ति से लेकर 50 व्यक्ति तक पाया जाता है। पहले मैप में जैसे मैंने बताया था कि 10 से 25 व्यक्ति वाला जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया था, और इस मानचित्र के द्वारा मैंने 25 से 50 व्यक्ति रहते हैं जिन स्थानों का, जिन देशों का जनसंख्या घनत्व 25 से 50 व्यक्ति है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आइए अब ये अंतिम वर्ग है हमारा, अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। इस वर्ग के अंदर बहुत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, मात्र 1 व्यक्ति से लेकर और 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। अर्थात इन क्षेत्रों में 1 व्यक्ति से लेकर और 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब ऐसे क्षेत्र कौन से होंगे जहां पर इतने कम लोग रहते हैं? जरूरी सी बात है कि वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनके कारण वहां जनसंख्या घनत्व इतना कम है। और ऐसे कौन से देश हैं? ये देखिए, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, गुयाना है, सूरीनैम है, लीबिया, कांगो, गोबेन, बोत्सवाना, नामीबिया, रसिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व अत्यंत कम पाया जाता है और यहाँ पर केवल 1 से 10 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब ये ऐसे देश क्यों हैं या ऐसे क्षेत्र क्यों हैं जहां पर जनसंख्या का इतना कम क्षेत्र पाया जाता है? ये देखिए, या तो यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल भी कौन से? दोनों प्रकार के मरुस्थल, या तो उष्ण मरुस्थल यानी जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, जैसे कि सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, आटाकामा, थार और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, या फिर शीतोष्ण मरुस्थल, गोबी मरुस्थल है। अति शीत ध्रुवीय क्षेत्र कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है और एंटार्क्टिका है। या फिर इसके विपरीत भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहां पर जलवायु मनुष्य के रहने के माफिक नहीं है, जहां पर उच्च आर्द्रता और ऊंचे तापमान, अत्यधिक वर्षा पाई जाती है। इसलिए ये क्षेत्र भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, कीटाणु, बैक्टीरिया उत्पन्न होते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहां पर लगातार उत्पन्न होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां पर जनसंख्या का निवास बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका का अमेजन और अफ्रीका का जायरी बेसिन है। यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, मात्र 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये आपने अभी देखा कि मैंने आपको समझाया है, इनको कैटेगरी वाइज बताया है कि भाई कि कहाँ किन विषयों के किन क्षेत्रों में कैसा घनत्व पाया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको मैंने काफ़ी सारे मैप्स भी दिखाए हैं और उस मैप्स के, ये देखिए, इस वर्ग का ये मैप है और इस मैप पे जो आपको रेड कलर से जो स्थान दिखाए गए हैं, उन स्थानों पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम मात्रा में यानी अति न्यून मात्रा में वहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर 0 से 10 या 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। अगर इनमें देखें, बहुत बड़े बड़े देश देखिए, ये रसिया को देखिए, ये कनाडा को देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया को देखिए। इसके अतिरिक्त भी और काफ़ी देश हैं जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व 1 से और 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। आज हमने बड़ी गहराई से ये जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा है। इसमें से अनेक बार निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसमें अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी आपके फायदे के रहेंगे। आपको भविष्य में इनसे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।